क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा स्थान है जहां जीवन स्तर एक दिन में $1 से भी कम है? वह स्थान है बुंडुंडी, जो दुनिया का सबसे गरीब और दुर्भाग्यशाली देश है। बुंडुंडी में लोग उस पैसे पर जीवन यापन करते हैं जो कोई अमेरिका में एक दिन में खर्च कर सकता है या स्पेन में कोई एक सप्ताह में खर्च करता है। अफ्रीका का दिल माना जाने वाला बुंडुंडी में न तो घर है, न बिजली और न ही इंटरनेट। यहाँ साइकिलें लग्जरी वाहन मानी जाती है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि महिलाएं अपने सिर पर लगभग कुछ भी ले जा सकती है। बुंडुंडी में केले हर जगह है, यहाँ तक कि उनके बियर में भी, जो निश्चित रूप से आपके स्वाद कलियों को झकझोर देगी। ये कुछ अद्भुत बातें हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं। तो आराम से बैठिए, रिलैक्स कीजिए और बुंडुंडी में हो रहे अद्भुत घटनाओं से चौंकने के लिए तैयार हो जाए। बुंडुंडी में शहरी क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश लोगों के पास स्थायी घर नहीं है। वे साल भर तिरपाल के छत या अस्थायी झोपड़ियों में रहते हैं। उनके पास बिस्तर खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए उन्हें फर्श पर सोना पड़ता है। सौभाग्य से बुंडुंडी एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए कम से कम रात में उन्हें ठंड नहीं लगती। आप कितने दिन बिना फोन, इंटरनेट या वाईफाई के रह सकते हैं? बुंडुंडी में केवल 7.6% घरों में बिजली है। बुंडुंडी में दुनिया में इंटरनेट की सबसे कम पहुंच है, जहां केवल 3% जनसंख्या कनेक्ट कर पाती है। बहुत कम लोग मोबाइल फोन खरीदने की क्षमता रखते हैं, और जब उन्हें अपनी बैटरी चार्ज करनी होती है तो उन्हें इसे किसी दुकान पर ले जाना पड़ता है। कार, बस, हाई स्पीड ट्रेन या हवाई जहाज से यात्रा करने के आदी हैं, वे यदि अब साइकिल या पैदल चलने की जरूरत पड़े तो हिचकिचा सकते हैं। हालांकि बुंडुंडी में अधिकांश लोग पैदल चलते हैं। इस देश में बहुत कम परिवारों के पास साइकिलें हैं। बुंडुंडी में साइकिलें एक लग्जरी आइटम मानी जाती हैं, जो अन्य देशों में मर्सिडीज बेंज और BMW के बराबर है। इस कारण बुंडुंडी में एक आदमी जो साइकिल का मालिक है, उसे बहुत धनवान माना जाता है और उसे पत्नी खोजने में कोई कठिनाई नहीं होती। साइकिल यहाँ के अधिकांश लोगों के लिए एक सपना बन गई है। बुंडुंडी में सबसे सामान्य परिवहन का साधन सुअर का पिंजरा है। इस प्रकार के वाहन में कोई सीटें नहीं होती है और एकल यात्रा के लिए लगभग 10 पैसे खर्च होते हैं। हालांकि अधिकांश लोग इसका उपयोग नहीं करना चाहते। वे 10 किलोमीटर चलना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि उसमें बैठें। बुंडुंडी में कोई ऊंची रेल प्रणाली नहीं है। यहाँ तक कि पक्की और कंक्रीट की सड़कें भी बहुत कम है। अधिकांश मिट्टी की सड़कें हैं जो बारिश होने पर बहुत कीचड़ बन जाती हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसे स्थान पर रहना जहाँ चलना सामान्य है और एक साधारण साइकिल एक लग्जरी आइटम है? मुझे टिप्पणियों में बताएं कि आप इस जीवन शैली के अनुकूल होने के बारे में कैसा महसूस करेंगे, या क्या आपने कभी ऐसे देश का दौरा किया है जहां परिवहन एक चुनौती है। बुंडुंडी के कई स्थानों पर बिजली, पानी और इंटरनेट की कमी सामान्य है। सभी सड़क गतिविधियां शाम 6 बजे के बाद रुक जाती है। आपको कोई सुपरमार्केट खुला नहीं मिलेगा, न ही पानी खरीदने के लिए कोई दुकान, और शहर में चलना ऐसा महसूस होता है जैसे आप एक दूर-दराज के गांव में हैं, क्योंकि सब कुछ अंधकार में डूबा होता है। जर्मनी से आई एक बैकपैकर जेसिका कहती है, जब मैं बुंडुंडी पहुंची तो मैंने एक छोटे गेस्ट हाउस में ठहरने का निर्णय लिया, जहां ज्यादातर समय बिजली नहीं थी। रात में अंधेरा बहुत भारी था और शाम 6 बजे के बाद सड़कें पूरी तरह से शांत हो जाती थीं। मैं इस गतिविधि के पूर्ण ठहराव की आदी नहीं थी। न कोई सड़क विक्रेता, न कोई खुली दुकान, और बोतलबंद पानी ढूंढना लगभग असंभव था। मैं हमेशा अतिरिक्त पानी की बोतलें अपने साथ रखती थी, क्योंकि यहाँ तक कि छोटे स्टोर भी जल्दी शाम को बंद हो जाते थे। इंटरनेट की कमी ने भी शहर में नेविगेट करने या स्थानीय लोगों से संवाद करने में कठिनाई पैदा की। इसलिए मुझे अक्सर ऑफलाइन मानचित्रों पर निर्भर रहना पड़ा था या दिन के समय लोगों से दिशा पूछनी पड़ती थी। यूके की एक शिक्षिका रैचेल ने भी ऐसा ही अनुभव किया। बुंडुंडी के एक दूरदराज के हिस्से में रहते हुए अक्सर पानी नहीं आता था। हमें पास के कुएं से पानी लाना पड़ता था और कभी-कभी पानी बिना उबालने के पीने के लिए सुरक्षित नहीं होता था। एक दिन बिजली चली गई और 48 घंटे से अधिक समय तक नहीं आई,
और ये कठिन था क्योंकि हम पानी उबाल नहीं सकते थे या आसानी से खाना नहीं बना सकते थे। इसने मुझे यह एहसास दिलाया कि मैंने अपने घर में मूलभूत सुविधाओं को कितना हल्के में लिया। यहाँ तक कि बुंडुम्बुरा में इंटरनेट भी बहुत खराब था, और जब अंधेरा होता था तो वहाँ कोई रात की जिंदगी या शाम की गतिविधियां नहीं होती थी। शहर रात के बाद गायब हो जाता था। यदि आप अफ्रीका के गरीब देशों की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो बुंडुंडी पहुंचने पर इसके लिए तैयार रहें। मेरे लिए जब मैं वहां से निकली तो मुझे बहुत सी चीज़ों की याद आने लगी जो केवल अफ्रीका में ही मौजूद लगती थीं। आपको ये नहीं पता होगा, लेकिन बुंडुंडी को देरी के भगवान के रूप में माना जा सकता है क्योंकि यहाँ समय केवल एक संख्या है। कारण बताने से पहले, यदि आप किसी भी तरह से मेरी मदद कर सकते हैं तो बस 10 सेकंड का समय निकालकर सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल चालू करें ताकि आप हमेशा हमारे नए वीडियो और रोमांचक सामग्री के पहले दर्शक बन सकें। और यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं इस शो को आपके लिए और भी बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। क्या हम इस पर सहमत हैं? यदि कोई बुंडुंडी या अन्य पूर्वी अफ्रीकी देशों में कार्यालय में काम करने के लिए जाता है और कंपनी के कार्यक्रम का पालन करता है तो उसे इस देश की समय की संस्कृति को पूरी तरह से समझने में कुछ समय लगेगा। यदि आप किसी साझेदार के साथ बैठक निर्धारित करते हैं और वे कहते हैं मैं रास्ते में हूं, इसका मतलब है कि आप उन्हें लगभग 1 से 2 घंटे में देखेंगे। जब आप किसी रेस्तरां में जाते हैं और ऑर्डर देने के बाद समाप्त करते हैं तो आप कम से कम 30 मिनट की प्रतीक्षा करने की उम्मीद कर सकते हैं। यदि सर्वर आपको बताता है 5 और मिनट तो इसका मतलब है 20 मिनट या उससे अधिक। कुछ रेस्तरां में आपको अपने भोजन के परोसे जाने से पहले 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ सकता है। मैं अक्सर मजाक में गाता हूं बुंडूनियन जो कहते हैं बुंडूंडियंस पर विश्वास न करें, उस पर विश्वास न करें जब मैं अपने भोजन का इंतजार कर रहा होता हूं। इज़म कर रहा होता हूं। एक ऐसे देश में जीवन कैसा होता है जहां 70% से अधिक जनसंख्या कुपोषण का सामना करती है, और उन्हें इस चक्र से बाहर निकलने में मदद करने के लिए क्या किया जा सकता है। बुंडुंडी में अधिकांश जनसंख्या एक दिन में $1 से कम पर जीवन यापन करती है। हाँ, आपने सही सुना। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद लगभग $900 प्रति वर्ष है। बुंडुंडी दुनिया के सबसे कम जीडीपी प्रति व्यक्ति वाले देशों में से एक है। थोड़ी तुलना करने के लिए, इसका मतलब है कि एक बुंडुंडी उस पर जीता है जो कोई अमेरिका में केवल एक दिन में खर्च कर सकता है या जो कोई स्पेन में एक सप्ताह में खर्च करता है। इसे अमेरिका से तुलना करें जहां प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग $80,000 वार्षिक है, या स्पेन जहां यह लगभग $30,000 प्रति वर्ष है। इसका मतलब है कि कई लोग यहां तक कि सबसे बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, स्वास्थ्य देखभाल या शिक्षा भी खरीदने की स्थिति में नहीं है। 70% से अधिक जनसंख्या कुपोषण का सामना कर रही है और जीवन प्रत्याशा मुश्किल से 50 वर्ष तक पहुंचती है। तुलना में अमेरिकियों और यूरोपियों की औसत जीवन प्रत्याशा 75 वर्ष से अधिक है, जिन्हें बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की पहुंच है। स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है जब आप बुंडुंडी की अर्थव्यवस्था पर नजर डालते हैं, जो कृषि पर बहुत निर्भर है, जो देश के जीडीपी का 40% बनाता है। सड़कें, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और स्कूल विकास की अत्यधिक आवश्यकता में है, लेकिन सीमित संसाधनों और प्रभावहीन शासन के कारण वास्तविक प्रगति संभव नहीं लगती। बुंडुंडी अभी भी खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी आवश्यक जरूर हुआ करने के लिए विदेशी सहायता पर बहुत निर्भर है। शायद हम में से कई लोग जब अफ्रीकी महिलाओं की तस्वीरें देखते हैं तो ये सोचते हैं कि उनके बाल इतने कड़े क्यों हैं और इतने छोटे क्यों हैं। वास्तव में कई स्थानीय लड़कियां लंबे, सीधे या लहराते बालों का सपना देखती हैं। हालांकि सच तो यह है कि 100% गैर मिश्रित अफ्रीकी लोगों के बाल कड़े होते हैं और केवल 1 से 2 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, जो खोपड़ी के करीब होते हैं। इसलिए यदि आप लड़कियों को चोटी या स्टाइल किए हुए बालों के साथ देखते हैं तो ये अक्सर एक्सटेंशन या विग होती है।
अधिकांश विग नायलॉन के तारों से पहले से चोटी की गई होती है, जो सस्ती और आम होती है। बुंडुंडी की महिलाएं जो कार्यालयों में काम करती हैं, अक्सर अपने आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बालों की स्टाइलिंग और विग खरीदने पर खर्च करती अपने मासिक वेतन का लगभग एक चौथाई। लेकिन उनके बाल ही नहीं है जो बुंडुंडी में ध्यान आकर्षित करते हैं। यहाँ की महिलाएं बहुत सीधे चलती हैं क्योंकि वे अपने सिर पर बहुत भारी वस्तुएं ले जाती हैं, जैसे पानी के कंटेनर या निर्माण स्थलों पर कंक्रीट की बाल्टियां। बुंडुंडी के पहाड़ी क्षेत्रों में लोग अपने शरीर के वजन का 70% तक भारी सामान ले जा सकते हैं। वस्तुओं और उनके सिर के बीच घर्षण को कम करने के लिए बुंडुंडी के लोग एक विशेष हैसियत रखते हैं। वे अपने सिर पर एक कपड़े का टुकड़ा रखते हैं जो एक अंगूठी या गेंद के आकार का होता है, फिर भारी वस्तुओं को संतुलित करते हैं। इस क्षेत्र में पहली बार आने वाले लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि महिलाएं बिना किसी कठिनाई के 30 लीटर पानी के जुगों को ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों पर ले जाती हैं। वे रास्ते पर चलते हैं, नीचे देखने के लिए रुकते हैं, फिर ऊपर देखते हैं और जैसे कुछ भी उनके सिर पर नहीं है, चलते रहते हैं। वे पानी के जुगों को चढ़ाई करते हुए संतुलित कर सकती है, गाती है और कभी-कभी खुशी से नाचती है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बुंडुंडी को 1 मिलियन मुस्कान की भूमि के रूप में जाना जाता है। बुंडुंडी की सांस्कृतिक यात्रा पर गई एक फ्रांसीसी यात्री ने देखा कि ये महिलाएं इतनी संतुलित और सटीकता से चलती है कि ये एक अच्छी तरह से अभ्यास की गई कला की तरह लगती है। एक क्षण वे गा रही हैं, अगले क्षण वे कंक्रीट की बाल्टी को संतुलित कर रही हैं और इसे दूसरी प्रकृति की तरह दिखा रही है। यात्री विशेष रूप से उन महिलाओं की क्षमता से प्रभावित थी जो अपने शरीर के वजन का 70% तक भारी वस्तुएं ले जा सकती है। शादी करते समय दुल्हन के परिवार यहाँ उच्च मूल्य के उपहार नहीं मांगते, नहीं दूल्हे से घर या कार खरीदने की आवश्यकता होती है। यदि कोई आदमी एक महिला से शादी करता है तो उसे केवल एक फावड़ा देना होता है, क्योंकि उनकी संस्कृति में फावड़ा खाद्य उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ये भविष्य के लिए आशा का प्रतीक है कि जोड़ा मेहनत करेगा और खाने पीने के लिए पर्याप्त होगा। यदि परिस्थितियां अच्छी हैं तो आदमी दुल्हन के परिवार को एक गाय भी दे सकता है। हालांकि बुंडुंडी में गायें सबसे मूल्यवान संपत्ति होती है और अधिकांश लोग एक गाय खरीदने की स्थिति में नहीं होते, इसलिए एक फावड़ा देना अधिक आर्थिक विकल्प है। बुंडुंडी की संस्कृति अपने ड्रमों की धुन पर धड़कती है, लेकिन ये सिर्फ कोई ड्रम नहीं है, ये जीवित इतिहास के टुकड़े हैं। पेड़ के तनों से तराशे गए और पशुखाल से खींचे गए, ये सदियों से संगीत वाद्ययंत्र से अधिक रहे हैं। इन्होंने परंपरा, शक्ति और पहचान का भार उठाया है। प्राचीन बुंडुंडी में ये ड्रम शाही कार्यक्रमों और पवित्र समारोहों का केंद्र बिंदु थे। केवल कुछ विशेष परिवारों के पुरुष जो वंश द्वारा बंधे होते थे इन्हें बजा सकते थे। ये केवल कौशल की बात नहीं थी, यह विरासत, सम्मान और गरिमा की बात थी। लेकिन जो बात दिलचस्प है वह यह है कि ये ड्रम केवल वाद्य यंत्र नहीं थे। उन्होंने समुदाय में महत्वपूर्ण क्षणों को चिह्नित किया, फसल उत्सवों से लेकर राजाओं के ताज पहनाने तक। उनकी गहरी गूंजती ध्वनि का एक अर्थ था, हर थाप एक कहानी, हर रिदम एक याद दिलाने वाली बात। यही कारण है कि यूनेस्को ने बुंडुंडी के ड्रमिंग को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में नामित किया। हालांकि समय बदल गया है। पिछले कुछ दशकों में बुंडुंडी ने जो राजनीतिक उथल-पुथल और सामाजिक चुनौतियां झेली हैं, उन्होंने इस परंपरा को खतरे में डाल दिया है। युवा पीढ़ी आधुनिक प्रभावों और उन परंपराओं को बनाए रखने के बीच फटी हुई है जो उन्हें विरासत में मिली है। अब ये परंपराएं जीवित रखना पहले जितना आसान नहीं रह गया है। फिर भी संघर्षों के बीच एक आशा है। अब देखिए, ड्रमिंग की परंपरा पूरी तरह से खोई नहीं है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जीवित है, जैसे कि ले tambores du बुंडुंडी जैसे समूह इसका नेतृत्व कर रहे हैं। उनके प्रदर्शन जीवंत होते हैं, दर्शकों को उस समय में ले जाते हैं जब हर थाप का एक गहरा अर्थ होता था। उन्हें खेलते हुए देखना, आप केवल ड्रम नहीं सुनते, आप उन्हें महसूस करते हैं, बुंडुंडी के दिल की धड़कन के साथ ताल मिलाते हुए। ब्रेक से आके है ना, प्राल मिलाते हुए।
जब आप चाट बियर में सोचते हैं तो शायद आप सोचते हैं आप बियर के बारे में सोच जॉय और हॉप याद आते हैं, लेकिन बुंडूनी में चीज़ें थोड़ी अलग है। यहाँ एक अनोखी और दिलचस्प परंपरा है जिसमें खेले को बियर में बदला जाता है। हाँ, आपने सही पढ़ा, खेला बियर। ये परंपरा जो बुंडूंडी की संस्कृति में गहराई से निहित है, ये दिखाती है कि लोग अपने पर्यावरण में जो कुछ भी है उसका अधिकतम उपयोग कैसे कर सकते हैं। बुंडूंडी में केले हर जगह है। ये देश की सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसलें हैं और स्थानीय लोगों ने इस प्रचुर फल को एक शराबी पेय में बदलने का तरीका खोज लिया है, जिसे उत्सवों, अनुष्ठानों और सामाजिक समारोहों के दौरान साझा किया जाता है। बियर बनाने की प्रक्रिया, जिसे उरुआरा कहा जाता है, पके केले को छीलने और मसलने से शुरू होती है। लेकिन यहाँ और भी दिलचस्प बात यह है कि केले को मसलने के बाद उन्हें पानी के साथ मिलाया जाता है और किण्वन के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ ग्रामीण समुदायों में किण्वन के दौरान प्रक्रिया को तेज करने के लिए अब भी घास का उपयोग किया जाता है। कुछ ही दिनों में ये मिश्रण एक बादलदार, मीठा और थोड़ा अल्कोहलिक पेय बन जाता है, जो आनंद लेने के लिए तैयार होता है। अंतिम उत्पाद स्पष्ट, सुनहरी बियर से बहुत दूर है, लेकिन इसका अपना अनोखा आकर्षण है। बुंडूंडी में केला बियर केवल एक पेय नहीं है, यह एक सांस्कृतिक अनुभव है। यह त्योहारों, शादियों और अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक घटनाओं के दौरान लोगों को एक साथ लाता है। जब पुरुष और महिलाएं कहानियां साझा करने, हंसने और नृत्य करने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो केला बियर की मीठी चाशनी इन क्षणों को और भी यादगार बना देती है। यदि आप कभी बुंडूंडी की पहाड़ियों में पहुंचें, तो इस अद्वितीय पेय को आजमाने का मौका न चूकें। यह आपको यह समझने में मदद कर सकता है कि कैसे भूमि, लोग और उनकी परंपराएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और कौन जानता है, आप स्थानीय लोगों के साथ केले की बियर का एक घड़ा उठाते हुए जीवन, परंपरा और इस दूरदराज और खूबसूरत देश के अद्भुतताओं का जश्न मना सकते हैं। केले केवल एक मुख्य भोजन या उनके अद्वितीय केला बियर के मुख्य घटक नहीं है, वे बुंडूंडी के लोगों की दृढ़ता और प्रतिभा का प्रतीक भी हैं। इस देश में केले का परिवहन एक अद्भुत दृश्य है और ये आपकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग है। कल्पना कीजिए, विशाल पहाड़ियाँ, खुरदुरी मिट्टी की पथ और कोई रेल मार्ग या विश्वसनीय बुनियादी ढांचा नहीं। फिर भी किसान अपने फसलों को बाजार में पहुंचाने का प्रबंधन करते हैं, अक्सर केवल साइकिलों का उपयोग करके। और ये केवल आरामदायक सैर या आवागमन के लिए साइकिलें नहीं हैं, इन्हें गाड़ी घोड़े में बदल दिया गया है, जो ऐसे भार उठाते हैं जो संतुलित करना या यहाँ तक कि ले जाना असंभव लगता है। यहाँ औसत किसान ट्रक नहीं चला रहा है या अपने सामान को ट्रेन में लोड नहीं कर रहा है। इसके बजाय वे साइकिलों पर विशाल केले के गुच्छों को ढेर कर रहे हैं, कभी कभी एक बार में सैकड़ों, और पीले फलों के पहाड़ बना रहे हैं। केले इतने ऊंचे ढेर किए जाते हैं कि ये आश्चर्यजनक है कि ये गिरते नहीं हैं जब ये लोग संकरी, चट्टानी पथों पर धीरे धीरे साइकिल चलाते हैं। और ये केवल थोड़ी दूरी के लिए नहीं है, ये किसान मीलों तक यात्रा करते हैं, अक्सर ऊंची पहाड़ियों और घाटियों के माध्यम से, केवल दृढ़ संकल्प और शारीरिक शक्ति के बल पर आगे बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया को देखना लगभग एक कला रूप के रूप में देखने जैसा है। वे कैसे इन केले से भरे साइकिलों को संभालते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं और उन पथों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो चलने के लिए भी मुश्किल होते हैं, यहाँ तक कि इतनी भारी वस्तुओं के लिए। किसानों ने जो थोड़ा सा है उसके साथ सुधार करना सीखा है, और यही उनकी वास्तविक दृढ़ता चमकती है। ये यात्रा हालांकि थकाने वाली है, आवश्यक है, ये जीवित रहने का प्रतीक है। अपने केले को बाजार में पहुंचाना, मेज पर भोजन का मतलब है अपने बच्चों के लिए स्कूल की फीस और अपने कठिन परिश्रम पर गर्व का एहसास। केले भले ही परिदृश्य में हावी हों, लेकिन कॉफी इस देश के दिल में एक विशेष स्थान रखती है। इस अनदेखे अफ्रीकी देश की हरी भरी पहाड़ियों में दुनिया के कुछ बेहतरीन अरेबिका बीन्स का उत्पादन होता है। यदि आपने कभी एक समृद्ध, सुगंधित कप कॉफी का आनंद लिया है, तो संभावना है कि उन बीन्स का स्रोत बुंडूंडी की पहाड़ियों में ही है। बुंडूंडी की उत्कृष्ट कॉफी का रहस्य इसकी ज्वालामुखीय मिट्टी और आदर्श जलवायु में है। गर्म दिन, ठंडी रातें और सही मात्रा में बारिश।
यह संयोजन ऐसे बीन्स का निर्माण करता है जिनमें उज्ज्वल अम्लता, पुष्प नोट और जटिल स्वाद होते हैं, जो हर कप में देश की ऊंचाइयों का स्वाद लाते हैं। कॉफी के बागान बुंडुंडी की लहरदार पहाड़ियों को ढकते हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। बुंडुंडी की अधिकांश कॉफी छोटे किसान उगाते हैं, जो सर्वोत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कॉफी चेरी को सावधानी से चुनते हैं। अपने बुनियादी उपकरणों के बावजूद ये किसान एक विश्व प्रसिद्ध उत्पाद का उत्पादन करने में सफल हुए हैं, जिससे कॉफी बुंडुंडी के शीर्ष निर्यातों में से एक बन गई है। बुंडुंडी की पीढ़ियां कॉफी के पौधों की देखभाल करते हुए बड़ी हुई है और उच्च गुणवत्ता वाले बीन्स का उत्पादन करने के लिए आवश्यक कौशल को आगे बढ़ाते हुए। जबकि देश संघर्ष कर रहा है, उनकी कॉफी उद्योग अभी भी चमक रही है। वैश्विक कॉफी संस्कृति में ऐसे तरीकों से योगदान दे रही है जो कई लोग अपेक्षित नहीं कर सकते। कॉफी उगाने वाले देशों की यात्रा की है, लेकिन बुंडुंडी अलग है। यहाँ का परिदृश्य, लोग और कॉफी के चारों ओर की संस्कृति इतनी कच्ची और प्रामाणिक लगती है। हर कप में गर्व है और मैं अंतर महसूस कर सकता था। यूके एक स्थानीय परिवार के साथ एक दोपहर बिताना, यह सीखना कि वे कॉफी कैसे काटते और प्रक्रिया करते हैं, अविस्मरणीय था। जिस देखभाल के साथ वे इसे करते हैं, वह यह दिखाती है कि बुंडुंडी की कॉफी इतनी अधिक सराही जाती है। यह काव्यात्मक है, कैसे एक छोटा भूमिलोक देश अपनी चुनौतियों के बावजूद कुछ इतना उत्कृष्ट पैदा कर सकता है। यह छोटा देश, जो पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, कभी घने उष्णकटिबंधीय जंगलों से ढका हुआ था, लेकिन वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है और कृषि भूमि की मांग बढ़ती है, इसके अधिकांश जंगलों को सवाना और कृषि भूमि में बदल दिया गया है। देश के ऊंचाई वाले, अधिक दूरदराज के क्षेत्रों में छोटे छोटे जंगल अभी भी बचे हुए हैं, हालांकि वे हर वर्ष घटते जा रहे हैं। इसने भूमि पर बढ़ते दबाव को जन्म दिया है, क्योंकि परिवार खाद्य उत्पादन और अपनी आजीविका के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश खेती के विस्तार ने बुंडुंडी के वन्यजीवों पर भी प्रभाव डाला है। जैसे जैसे जंगल फसलों के लिए रास्ता बनाते हैं, कई पशु प्रजातियों के प्राकृतिक आवास कम होते जा रहे हैं। पहले समृद्ध जंगल, जो विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों का घर थे, धीरे धीरे खुली भूमि से बदल रहे हैं, जिससे जानवरों के पास रहने के लिए कम स्थान बचता है। नतीजतन कुछ जानवर भोजन की तलाश में मानव बस्तियों के करीब आ रहे हैं। एक देश में जहां कई लोग खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। कई परिवारों के लिए केवल खेती करना पर्याप्त भोजन नहीं दे सकता, इसलिए वे जीवित रहने के लिए जंगलों और सवानाओं का सहारा लेते हैं। जबकि इसे कठिन परिस्थितियों में समझा जा सकता है, इकट्ठा करने पर बढ़ती निर्भरता स्थानीय पशु जनसंख्या के लिए चुनौती प्रस्तुत करती है। इससे कुछ प्रजातियों में कमी आई है, जो बुंडुंडी के पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा रही है। अब जब हम जानते हैं कि बुंडुंडी कहाँ है और इसका क्षेत्र कितना छोटा है, चलिए इसके सबसे अद्भुत प्राकृतिक चमत्कारों में से एक, तंगानिका झील में गोता लगाते हैं। लेकिन यह कोई साधारण झील नहीं है, यह दुनिया की दूसरे सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, केवल मात्रा में और गहराई में, जो रूस की बाइकल झील से पीछे है। एक पल के लिए इसकी कल्पना कीजिए, एक विशाल जलाशय जो 4 देशों बुंडुंडी, तंजानिया, जाम्बिया और लोकतांत्रिक गणतंत्र कांगो के बीच फैला हुआ है, जो लगभग 12,700 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करता है। ये खुद बुंडुंडी से भी बड़ा है। इसकी गहराई लगभग 15,500 फीट तक जाती है। यह ऐसा लगता है जैसे आप गहराई में झांक रहे हो। लेकिन तंगानिका झील को इतना खास क्या बनाता है? इसके विशाल आकार के अलावा यह ग्रह पर सबसे बड़े मीठे पानी के भंडारों में से एक है, लेकिन यह अद्वितीय जीवन के लिए एक आश्रय भी है। झील में 250 से अधिक मछलियां हैं, जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाई जाती है। कल्पना कीजिए, एक पानी के नीचे की दुनिया जो जीवंत विदेशी जीवों से भरी हुई है, जो तंगानिका की गहराई में तैरती है। एक्वेरियम प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए ये झील एक जीवित स्वर्ग है, जो अपनी शानदार रंगों और असामान्य व्यवहारों के साथ जीवन से भरी हुई है। लेकिन तंगानिका झील केवल मछलियों के बारे में नहीं है। यहाँ कुछ गहरा है।
कुछ लोगों को इस प्राकृतिक आश्चर्य से एक ऐसे तरीके से जोड़ता है जो शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। प्रेक, जब हम बुंडूनी की खोज करते हैं तो हम एक दिलचस्प दावे को उजागर करते हैं जो सबसे अनुभवी यात्रियों को भी आश्चर्यचकित कर सकता है। नाइल नदी का संभावित जन्म स्थान। आप नाइल को जानते हैं। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है जो मिस्र के प्रसिद्ध दृश्यों से होकर बहती है और भूमध्य सागर में समाप्त होती है। लेकिन यह प्रसिद्ध नदी वास्तव में कहाँ से शुरू होती है? जबकि कई लोग झील विक्टोरिया, उगांडा को सफेद नाइल का स्रोत मानते हैं, बुंडूंडी के लोग एक अलग कहानी बताते हैं। वे मानते हैं कि नाइल बुंडूंडी के दक्षिणी हिस्से में माउंटिकी के आधार पर शुरू होती है। एक साधारण झरने से रुबिरा नदी बहती है जो कागुएर नदी से मिलती है और अंततः झील विक्टोरिया पहुंचती है। यदि यह सिद्धांत सही है तो बुंडूंडी नाइल का असली स्रोत हो सकता है। ये बुंडूंडी के लोगों के लिए गर्व का एक बड़ा स्रोत है। जिज्ञासु यात्रियों के लिए ये केवल एक दिलचस्प तथ्य नहीं है, ये दुनिया के सबसे अनोखे स्थानों में से एक की यात्रा करने का एक अवसर है। बुंडूंडी के दक्षिणी हिस्से की दूरदराज की सुंदरता में सर्स डुइल है, जो एक साधारण पत्थर के पिरामिड द्वारा चिह्नित है, जो उस स्थान को स्मरण करता है जिसे बुंडूंडी के लोग नाइल के असली उद्गम मानते हैं। यहाँ बहुत कम पर्यटक पहुँचते हैं, लेकिन जो लोग आते हैं वे एक वास्तविक साहसिकता और आश्चर्य का अनुभव करते हैं। जो इसे और भी आकर्षक बनाता है वह केवल गंतव्य नहीं है बल्कि यात्रा स्वयं है। बुंडूंडी के बंजर परिदृश्य लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के लिए एक तेज विपरीत पेश करते हैं। सुरम्य, अनदेखे मार्गों के माध्यम से यात्रा करते हुए आप स्थानीय रीति रिवाजों और संस्कृतियों में डूब जाते हैं जो बाहरी दुनिया द्वारा शायद ही देखी जाती है। लोग स्वागत करने वाले होते हैं, अपनी कहानियां और नाइल के इतिहास से जुड़े गर्व को साझा करने के लिए उत्सुक होते हैं। आपने इसके बारे में शायद ज्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन गिटेगा बुंडूंडी के इतिहास और भविष्य में एक अनोखी जगह रखता है। दिलचस्प बात यह है कि देश अब 2 राजधानियों के साथ काम करता है। गिटेगा जो राजनीतिक दिल है, जबकि बुंडूंडी आर्थिक शक्ति बना हुआ है। लेकिन इस बदलाव का कारण क्या है? गिटेगा को बिना किसी कारण के नहीं चुना गया। उपनिवेशीय काल के दौरान जर्मन और बेल्जियन शासन के तहत गिटेगा पहले से ही देश के दिल में इसके केंद्रीय स्थान के कारण एक रणनीतिक बिंदु के रूप में देखा गया था। बुंडूंडी के मध्य में स्थित होने के कारण यह सरकार के लिए इसे 2018 में राष्ट्रपति पियरे नकुरुंजिज़ा के तहत राजनीतिक राजधानी के रूप में चुनना समझदारी थी। ये निर्णय एक व्यापक योजना का हिस्सा था ताकि शक्ति को विकेंद्रीकरण किया जा सके और बुंडूंडी के बाहर विकास को बढ़ावा दिया जा सके, जो ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्रीय केंद्र रहा है। किसी भी बड़े बदलाव की तरह इस बदलाव पर विभिन्न दृष्टिकोण रहे हैं। चर्चा का एक बिंदु वह राष्ट्रपति महल है, जो बुंडूंडी में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से महत्वपूर्ण निवेश के साथ कुछ साल पहले बनाया गया था। हालांकि बुंडूंडी अब अपने आर्थिक गतिविधियों का चेहरा बना हुआ है, गिटेगा कुछ अलग पेश करता है। यात्री के लिए ये एक अनदेखे रास्ते पर जाने का एक मौका है, जो संस्कृति, इतिहास और परंपरा से भरपूर है। गिटेगा एक शांत, अधिक प्रामाणिक अनुभव प्रदान करता है, जो अन्य राजधानियों की तेज-तर्रार जीवन से अलग है, जिसे आगंतुकों को स्थानीय रीति रिवाजों और लोगों से वास्तव में जुड़ने का मौका मिलता है। गिटेगा में शाही ड्रम और पारंपरिक नृत्य होते हैं जो बुंडूंडी की संस्कृति के केंद्र में होते हैं। यह समारोह, जो राष्ट्र के इतिहास में गहराई से निहित है, केवल प्रदर्शन नहीं है। ये विरासत, पहचान और समुदाय का उत्सव है जो राष्ट्र की यात्रा में महत्वपूर्ण क्षणों को चिह्नित करते हैं। बुंडूंडी का ये हिस्सा चमकदार नहीं है, लेकिन ये कच्चा और वास्तविक है। यदि आप उन स्थानों की खोज करना पसंद करते हैं जो अधिकांश पर्यटक अनदेखा करते हैं, तो गिटेगा एक अनमोल रत्न है जो खोजा जाना बाकी है। और चूंकि हम एक राजधानी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह केवल उचित है कि दूसरे के बारे में भी चर्चा करें, है ना? तो हमारा अगला गंतव्य है बुंडुम्बुरा। बुंडुम्बुरा, हालांकि अब बुंडूंडी की राजनीतिक राजधानी नहीं है, फिर भी देश की आर्थिक शक्ति बना हुआ है। तंगानिका झील के किनारे स्थित
ये एक जीवंत शहर है जो ऊर्जा और विपरीतता से भरा हुआ है, जो शहरी हलचल को एक आरामदायक ग्रामीण आकर्षण के साथ मिलाता है। सड़कों पर गतिविधि की धड़कन होती है, विशेष रूप से केंद्रीय बाजार के चारों ओर, जो शहर का दिल है। यहाँ व्यापारी और विक्रेता ताजे उत्पादों से लेकर हस्तशिल्प वस्तुओं तक सब कुछ पेश करते हैं, जो बुंडुंडी के कारीगरों की जीवंत कौशल को दर्शाते हैं। बाजार केवल खरीदारी का स्थान नहीं है, यह शहर की धड़कन को अनुभव करने का एक स्थान है, जहाँ हलचल भरा माहौल और दोस्ताना बातचीत होती है। हालांकि बुंडुम्बुरा एक विपरीतता का शहर है। जबकि इसका वाणिज्य फल फूल रहा है, कुछ पड़ोस में पानी, बिजली और बुनियादी ढांचे की असंगतता की चुनौतियां हैं। इन बाधाओं के बावजूद बुंडुम्बुरा के लोग दृढ़ हैं, अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हैं और दृढ़ता की एक मजबूत भावना दिखाते हैं। जो लोग इतिहास और संस्कृति में रुचि रखते हैं, उनके लिए बुंडुंडी का जीवित संग्रहालय देश की समृद्ध विरासत की एक आकर्षक झलक पेश करता है। प्राचीन कलाकृतियों से लेकर पारंपरिक गांवों के पुनर्निर्माण तक के प्रदर्शनों के साथ, ये बुंडुंडी की पहचान को आकार देने वाली रीति रिवाजों और इतिहास को समझने का एक इमर्सिव तरीका है। ये संग्रहालय उन सभी के लिए एक अनिवार्य स्थल है जो स्थानीय संस्कृति के साथ गहरे संबंध की खोज कर रहे हैं। बुंडुंडी की रेलवे की कमी इसके सीमित बुनियादी ढांचे का एक स्पष्ट उदाहरण है। ये दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जहां एक भी रेलवे लाइन नहीं है, जिससे सड़कें परिवहन का प्राथमिक साधन बन जाती है। हालांकि ये सड़कें अक्सर सुधार की आवश्यकता में होती है, जो यात्रा को धीमा कर सकती है और बुंडुंडी के लोगों के लिए दैनिक जीवन को अधिक चुनौतीपूर्ण बना सकती है। सामानों का परिवहन, आवागमन और तंजानिया और रवांडा जैसे पड़ोसी देशों के साथ व्यापार करना अधिक कठिन और महंगा हो जाता है, जो दैनिक आवश्यकताओं की कीमतों को प्रभावित करता है। इन बाधाओं के बावजूद बुंडुंडी के लोगों ने अद्भुत अनुकूलन क्षमता दिखाई है। बसें, मोटरबाइक और साइकिलिंग देश को आगे बढ़ाती है, लोगों की संसाधनशीलता और दृढ़ता को दर्शाते हुए। हालांकि स्थिति बिल्कुल सही नहीं है, वे चुनौतियों को अवसरों में बदलने का प्रबंधन करते हैं, अपने जीवन और अर्थव्यवस्था को कार्यशील बनाए रखते हैं। एक रेलवे बनाने की योजनाएं हैं जो बुंडुंडी को अपने पड़ोसियों से जोड़ेगी, जो क्षेत्र में व्यापार और यात्रा को बदल सकती है। हालांकि इन योजनाओं को राजनीतिक और वित्तीय बाधाओं के कारण देरी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों के लिए बुंडुंडी की बुनियादी ढांचा या इसकी कमी एक अद्वितीय साहसिकता प्रदान करती है। बिना ट्रेनों और सीमित आधुनिक सुविधाओं के बुंडुंडी की खोज का मतलब दूरदराज के गांवों और अप्रभावित परिदृश्यों के माध्यम से नेविगेट करना है। ये एक कच्चा, प्रामाणिक अनुभव है जो आपको लोगों और उनके जीवन के तरीके के करीब लाता है। यात्री अक्सर स्थानीय लोगों के साथ वही भीड़भाड़ वाली बसों या मोटर बाइकों का उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें उनकी दैनिक चुनौतियों की पहली बार झलक मिलती है। हालांकि ये हमेशा आरामदायक नहीं हो सकता, लेकिन ये निश्चित रूप से वास्तविक है। बुंडुंडी की अद्भुतताओं में गहराई से जाने से पहले ये समझना आवश्यक है कि इस छोटे फिर भी आकर्षक अफ्रीकी राष्ट्र का इतिहास कितना समृद्ध है। कई अफ्रीकी देशों के विपरीत, जिनकी सीमाएं यूरोपीय उपनिवेशकों द्वारा मनमाने ढंग से खींची गई थी, बुंडुंडी की सीमाएं एक बहुत पुराने और गहरे इतिहास को दर्शाती हैं। जिस क्षेत्र को हम आज जानते हैं, वह बुंडुंडी की राजशाही के तहत बना था, जो यूरोपीय शक्तियों के आगमन से सदियों पहले का है। बुंडुंडी के प्रारंभिक दिनों में 3 प्रमुख समूह, तवा, हुटू और तुत्सी, ने भूमि साझा की, कभी सामंजस्य में और कभी प्रतिस्पर्धा में। ये समूह बुंडुंडी समाज की नींव थे। प्रत्येक ने संस्कृति और शासन के एक अनोखे मिश्रण में योगदान दिया। हालांकि 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय उपनिवेश के आगमन ने राष्ट्र की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। जर्मनी ने पहले बुंडुंडी का दावा किया, साथ ही रवांडा और तंजानिया, जिसे जर्मन पूर्व अफ्रीका कहा जाता था। हालांकि जर्मनी का नियंत्रण अल्पकालिक था। पहली विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी ने अपने उपनिवेश खो दिए, तो बुंडुंडी बेल्जियन प्रशासन के अधीन आ गया, जो पहले से ही पड़ोसी बेल्जियन कांगो का प्रबंधन कर रहा था। यह संक्रमण 1916 में हुआ और ये घटनाओं की एक श्रृंखला को शुरू किया जिसने बुंडुंडी के भविष्य को आकार दिया।
बेल्जियन प्रशासन ने नीतियां लागू की जो कुछ समूहों को नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए प्राथमिकता देती थीं, जिसने सामाजिक संतुलन को प्रभावित किया। इन नीतियों के दीर्घकालिक प्रभाव थे जो राष्ट्र के सामाजिक गतिशीलता में जटिलताएं पैदा करते रहे। जब बुंडूंडी ने 1962 में स्वतंत्रता प्राप्त की, तो देश ने कई चुनौतियों का सामना किया जो कई नए स्वतंत्र देशों के लिए सामान्य थीं। जबकि एक नई शुरुआत के लिए आशा थी, राजनीतिक कठिनाइयां जल्दी ही उभरी। समय के साथ ये चुनौतियां 1990 के दशक की शुरुआत में बढ़ गईं। इन बाधाओं के बावजूद बुंडूंडी का इतिहास केवल कठिनाइयों का नहीं है, बल्कि दृढ़ता का भी है। बुंडूंडी के लोग शांति की दिशा में काम करना जारी रखते हैं, अपने समाज को पुनर्निर्माण करते हैं और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हैं। बुंडूंडी एक छोटा भूमिलॉक देश जो अफ्रीका के दिल में स्थित है, एक अनोखा भौगोलिक अनुभव प्रदान करता है। यह रवांडा, तंजानिया और लोकतांत्रिक गणतंत्र ख्यांगों से घिरा हुआ है, और ये मध्य अफ्रीका के चौराहे पर स्थित है, जहां तंगानिका झील इसकी पश्चिमी सीमा को परिभाषित करती है। ये झील अपनी क्रिस्टल क्लियर जल और नाटकीय परिवेश के साथ बुंडूंडी की सबसे खूबसूरत विशेषताओं में से एक है। देश के विविध परिदृश्य आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। केंद्र में मुगान पर्वत 8,500 फीट से अधिक ऊंचे उठते हैं, जो अक्सर धुंध में ढके रहते हैं, जिससे एक रहस्यमय वातावरण बनता है। थोड़ी दूरी पर भूमि तंगानिका झील की ओर तेजी से गिरती है, जहां ऊंचाई लगभग 2,600 फीट तक खच जाती है। ये विपरीतता हरे भरे पहाड़ियों से लेकर गहरे घाटियों तक सब कुछ उत्पन्न करती है, जैसे ऐसा लगता है जैसे आप एक ही दिन में कई देशों की यात्रा कर रहे हैं। हालांकि भूमध्य रेखा के करीब होने के बावजूद बुंडूंडी के पहाड़ों में साल भर प्लेजेंट जलवायु होती है, जहां तापमान औसतन लगभग 18 डिग्री सेल्सियस होता है। उन लोगों के लिए आदर्श जो तीव्र गर्मी के बिना प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं। जबकि झील के किनारे के निचले क्षेत्रों में एक गर्म उष्णकटिबंधीय अनुभव होता है, लेकिन गर्मी कभी भी असहनीय नहीं होती। हालांकि ये केवल 10,400 वर्ग मील में फैला है, जो बेल्जियम से भी छोटा है। बुंडूंडी में 11 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं, जो इसे अफ्रीका के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक बनाता है। ये घनत्व एक जीवंत ऊर्जा पैदा करता है, जिससे हर जगह जीवन की हलचल होती है। शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक, यह एक संकुचित स्थान में परंपरा और आधुनिकता का एक गतिशील मिश्रण है। जो यात्री कुछ अनदेखा खोजने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बुंडूंडी एक छिपा हुआ रत्न है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अभी आपके स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करें। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये कंटेंट पसंद आएगा। नीचे कमेंट करें कि आप अगले किस देश को हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। इस अद्भुत साहसिक कार्य में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अपने विचार कमेंट में लिखें, हमें लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे अगली बार मिलेंगे।